बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात के इस पहर मैं इस सुनसान सड़क पर अकेली थी। हवाओं की सरसराहट से पैर सुन हो गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस राज पर से यूं पर्दा उठेगा, जिसे सोचकर मेरी रूह तक लर्ज उठी थी। दिमाग साकत हो गया था, जैसे किसी ने सोचने समझने की सलाहियत ही छीन ली हो। वो स्याह शय, इसमें पोशीदा राज क्या थे, वो सब मैं अब बेयकीनी की कैफियत में बस इस सब से दूर जाना चाह रही थी। मैं बिना पीछे देखे वहाँ से भाग रही थी। खौफ से रंगत जर्द पड़ चुकी थी। मगर आज की रात अगर मैं वो सब ना करती तो सब बर्बाद हो जाता। बार बार मेरी आंखों के सामने वो खौफनाक मंजर घूम रहा था, जिसने मेरी हंसी ही छीन ली थी। मेरा नाम मरियम है। मेरा ताल्लुक शाहपुर के एक गरीब घर से है। मेरी शादी चचा के घर हुई, पर ज्यादा न चल सकी। घरेलू परेशानियों की वजह से शोहर ने परदेश जाने का फैसला कर लिया। मैंने जैसे तैसे करके इनके जाने की सारी तैयारी मुकम्मल की और शोहर को परदेश भेज दिया। उनके जाने से एक हफ्ता पहले ही हम दोनों को पता चला था कि मैं हामला हूँ। सब बेहद खुश हुए। मेरी सास ने तो घर घर में मिठाई बंटवाई। मेरे शोहर कुछ चुपचाप से थे। उन्होंने बस एक ही जिद बांध रखी थी कि उन्हें परदेश जाना है। पर होनी को कौन टाल सकता है। वो परदेश जा चुके थे, मुझे बेयारो मददगार छोड़कर। 1 साल तक मैंने बहुत कोशिश की उनसे बात हो जाए। अब तो मेरी गोद में उनकी औलाद, हमारा बेटा था। शायद वो बेटे की सूरत देखकर वापस आ जाए, मगर शोहर का कुछ पता न चल सका। वहाँ जाकर तो वो यूं हो गए जैसे कभी दुनिया में आए ही नहीं थे। मेरी सास बेटे के गम में बिस्तर से लग गई। घर का गुजर बसर दुकान के किराए से चल रहा था। अब तो इंतजार में आंखें थकने लगी थी। मेरी सास से मैं जब भी कहती कि शोहर को बुलाएं, वो इनकार कर देती कि तुम यही समझो तुम्हारा शोहर मर गया है। मुझे अक्सर हैरानी होती कि कोई माँ अपने ही बेटे के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है। कुछ वक्त बाद सास की अजीबोगरीब हरकतें देखकर मेरा दिमाग बंद होने लगा। वो रात के आखिरी पहर गांव के कच्चे रास्ते पर निकल जाती और सुबह सुबह हाँफती कांपती वापस लौटती। 1-2 बार मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे सख्त सुना डाली। मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि वो न जाने कहाँ जाती हैं। मैं अपने बेटे को भी उनसे दूर करने की कोशिश करती, पर ना कर सकी। मेरा बेटा अपनी दादी से मुंसलिक था, उनके पास ज्यादा वक्त गुजारने लगा। मैं परेशान रहने लगी कि वो बच्चा है, मगर मेरी सास, उनके इरादे कुछ ठीक ना थे, जिसकी वजह से मैं डरी सहमी रहती। इस दौरान भी मैंने शोहर से राब्ता करने की कोशिश बहुत की, मगर मुमकिन ना हुआ। न जाने किस्मत को क्या मंजूर था। मेरा बेटा अब 11 साल का हो चुका था। सास भी बूढ़ी हो रही थी। उनका मामूल अब भी वही था। वो आधी रात को निकलती और सुबह वापस आती। आज जुमेरात थी। मैं थकी हारी अपने बेटे को लिए बिस्तर में नींद दराज थी, जब मेरी सास मेरे कमरे में खाने की ट्रे ले आई। मैं उनको देखकर हैरान हुई कि शादी के इतने सालों में तो कभी ऐसा ना हुआ। अब अचानक उन्हें मेरा ख्याल कैसे हो गया। जब वो वापस आई और कहा कि उन्होंने नियाज के लिए हलवा बनाया था, वही मेरे लिए लाई है, तो मैंने भी नियाज का समझकर हलवा खा लिया। कुछ ही देर गुजरी थी जब मुझ पर गनूदगी छाने लगी और पता न चल सका कि कब नींद की वादियों में गुम हो गई। अगली सुबह जब फजर के वक्त आंख खुली तो सर भारी हो रहा था। मैंने बिस्तर पर हाथ फेरते बेटे की मौजूदगी को महसूस करना चाहा, पर बिस्तर खाली देखकर मेरे हवास जाते रहे। मैं दौड़कर सास के कमरे में आई, पर वो मौजूद ना थी। मेरा दिल धक से रह गया। वो मेरे बेटे को कहाँ ले गई थी। मैं कांपते कदमों से घर से बाहर निकली कि उनका पता कर सकूं, जब एक स्याह घड़ी मेरे पाँव में पड़ी नजर आई। मैं खौफ से फौरन पीछे हुई। मेरे घर की दहलीज पर ये कहाँ से आई। डर से मेरा वजूद कांपने लगा। दूसरी तरफ मेरा बेटा लापता था। मैं गलियों में मारी मारी फिरती रही। अभी मुकम्मल सुबह नहीं हुई थी। अंधेरे की तपश चारों तरफ मौजूद थी। चलते हुए मैं गांव से बाहर एक झोंपड़ी की तरफ आई, जहां से मेरे बेटे की हंसने की आवाजें आ रही। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। ये झोंपड़ी तो किसी फकीर की थी। यहाँ लोग आने से भी कतराते थे, तो मेरे बेटे को किस तरह यहाँ लाया गया। मैं भागकर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई, पर अंदर का मंजर देखकर मेरे सर पर आसमान आ गिरा, क्योंकि सामने ही मेरी सास मेरे शोहर और बेटे के साथ बैठी और मेरा 11 साला बेटा खिलखिला रहा था। शोहर का हशर बहुत बुरा था। कुछ देर तो मैं इनको देखकर पहचान न सकी, पर इनका धोखा याद आते मेरे अंदर तैश भर गया। मैं अपने बेटे को खींचकर इनसे दूर करके गई। मुझे इस जगह पर इस तरह से देखकर मेरी सास हैरान हुई।
वहाँ पर मेरा शौहर भी चौंक कर मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ, जबकि मेरा बेटा वो भाग कर मुझसे लिपट गया। वो दोनों इस जगह पर क्या कर रहे थे और मेरे बेटे को यहाँ क्यों लाए थे? ये झोंपड़ी मुझे बहुत ही अजीब सी लग रही थी। मेरी सास ने फौरन ही अपने पास पड़े एक बड़े से टोकरे पर कपड़ा डाल दिया। इससे पहले कि मेरी नजर उस पर पड़ती कि उसमें क्या है, उन्होंने उसे छुपा दिया। मैं उसी वक्त समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं अपने बेटे को लेकर फौरन घर आ गई। मैंने ना तो उनसे कोई सवाल किया और ना ही उन्हें भी कुछ कहने का मौका दिया। जब मेरी सास और मेरा शौहर भी मेरे पीछे घर आए तो मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे इस घर में उनके साथ नहीं रहना। उन्होंने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला था। मेरी सास अब तक मुझसे झूठ बोलती आ रही थी कि उनका बेटा परदेश गया है और अभी तक वापस नहीं आया, जबकि वो तो यहीं पर था। जब मैंने घर छोड़ने का फैसला किया तो मेरी सास मेरे पास आई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। मुझसे कहने लगी कि उन्होंने मुझसे झूठ जरूर बोला है, लेकिन इसमें उनकी कोई बुरी नीयत शामिल नहीं थी और ना ही कोई धोखा शामिल है। उन्होंने ये झूठ किसी की भलाई के लिए बोला था। मैं इस घर को छोड़कर ना जाऊं, ये मेरा घर है। अगर मैं यहाँ से जाऊंगी तो फिर मुझे अपने बेटे को भी यहीं छोड़कर जाना होगा। मैं अपने बेटे को यहाँ छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैंने उनके सामने एक शर्त रखी कि अगर वो मुझे ये राज बता देंगे कि उन्होंने मुझसे ये झूठ क्यों बोला और वो रात के इस पहर मेरे बेटे को इस झोंपड़ी में क्यों लेकर गई थी, इस झोंपड़ी में ऐसा क्या था और इस बड़े टोकरे में क्या था जो उन्होंने मुझसे छुपाया, तो मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊं और अपना फैसला बदल लूंगी। मगर मेरी सास ये सब कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा ये राज तो वो मुझे हरगिज नहीं बताएंगे और अब अगर मैं जाना चाहती हूँ तो अपनी मर्जी से जा सकती हूँ, लेकिन वो अपने पोते को कहीं नहीं जाने देंगे। मैंने अपने शौहर से भी पूछने की बहुत कोशिश की। उन्होंने ये अपना क्या हाल बनाया हुआ है, वो मुल्क से बाहर नहीं थे तो फिर कहाँ थे और अब तक घर वापस क्यों नहीं आए, मुझसे झूठ क्यों बोला था, तो वो मेरी किसी बात का जवाब न देते। आखिरकार थक हार कर उन्होंने भी यही कहा कि अगर मैंने उनसे इस बारे में कोई भी बात कही तो मुझे तलाक दे देंगी। मेरे लिए यही बेहतर था कि मैं खामोश रहूं और अगर मैं इस घर में नहीं रहना चाहती तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। इतने बड़े धोखे के बाद मैं यहाँ रहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जो शर्त उन्होंने मेरे सामने रखी थी इस शर्त को मानना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं अपने बेटे को छोड़कर कैसे चली जाती? वो मेरे लिए सब कुछ था और वैसे भी मैं इस घर में रहते हुए इन लोगों के राज को जानना चाहती थी। मुझे तजस्सुस था और मैं तजस्सुस के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। अगर मुझे इनके राज को जानना था तो इसके लिए जरूरी था कि मैं इसी घर में रहती। यहाँ से चले जाने के बाद तो किस्सा खत्म हो जाता और मैं कभी भी इस बात को जान ना पाती। इसीलिए मैंने फैसला किया मुझे कुछ दिन तक इसी घर में मजीद रुकना चाहिए ताकि मैं इस घर में रहते हुए इस बात की तह तक पहुँच सकूं कि आखिर वो दोनों माँ बेटा मिलकर कौन सा नया खेल खेल रहे हैं और मुझसे कौन सा नया झूठ बोल रहे थे। मैंने अपनी सास और अपने शौहर से यही कहा कि मैं इस घर में उनके साथ पहले की तरह रहने के लिए तैयार हूँ। मैंने पुरानी सारी बातों को भुला दिया है और मुझे कोई राज नहीं जानना। मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहती और हंसी खुशी उनके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो दोनों मुतमईन हो गए और मैं दोबारा से अपने घर में रहने लगी। लेकिन अक्सर रात को ऐसा होता कि मेरा शौहर उठकर कमरे से बाहर चला जाता। मैं छुप छुप कर देखती तो मेरी सास भी अपने कमरे से चादर लेकर निकलती और वो दोनों माँ बेटा घर से बाहर निकल जाते, जबकि घर का दरवाजा वो बाहर से बंद कर देते। और जब भी घर से बाहर से होकर आते तो घर की पिछली साइड पर बने हुए कमरे में चले जाते। इस कमरे पर अक्सर ताला लगा हो रहता था और वहाँ पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। मेरी सास और मेरा शौहर इस कमरे में जाते थे, जबकि मुझे कभी भी इस कमरे की तरफ उन्होंने जाने नहीं दिया था। यकीनन कुछ तो इस कमरे में था जो मुझसे छुपा रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मुझे इन दोनों की हरकतें मशकूक लगने लगी। रात के अंधेरे में घर से गायब होते थे और इस बंद कमरे में बैठकर पूरी रात जाने कौन सा अमल करते थे। इस वाक़ये को भी 1 महीना गुजर गया और इस 1 महीने में मैं भी इस राज के बारे में कुछ ना जान पाई। मेरा बेटा स्कूल जाता था। स्कूल से वापस जैसे ही आता तो रात को मेरा शौहर उठकर उसे अपने साथ इस कमरे में ले जाता और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता। मेरी सास भी इसी कमरे में होती थी, मगर मुझे इस कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी।
کچھ وقت تو میں یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، لیکن پھر یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کچھ ٹھیک نہیں تھا، اور اگر میں مزید اس گھر میں رہی تو کچھ برا ہو جائے گا۔ جانے وہ لوگ کون سا عمل کر رہے تھے اس کمرے میں بیٹھ کر، کیا کر رہے تھے جس میں انہوں نے میرے چھوٹے سے معصوم بیٹے کو بھی شامل کیا ہوا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو ان ساری چیزوں سے دور رکھنا چاہتی۔ میں ان کا راز جاننے میں کامیاب تو نہیں ہوئی، لیکن اب اس راز کو جاننے کے چکر میں اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنا سامان باندھ لیا۔ میرے شوہر کو ایک دن کے لیے کام سے کہیں جانا تھا، اور میری ساس کھانا کھاتے ہی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گی۔ یہی میرے پاس ایک اچھا موقع تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو لیا اور میں نے راتوں رات وہ گھر چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ابھی اس گھر میں رہنا میرے لیے اور میرے بیٹے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں تھا، اسی لیے اس گھر کو چھوڑنا ہی ہمارے لیے بہتر تھا۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر اس گھر کو چھوڑ کر اور میں نے ملتان شہر میں آ کر رہنا شروع کر دیا۔ یہاں پر آ کر میں نے ایک نوکری شروع کی، اور وہاں سے جتنے بھی پیسے ملتے وہ میرے اور میرے بیٹے کی گزارے کے لیے کافی تھے۔ میں نے اپنے بچے کو بہت اچھے اسکول میں داخل کروایا، کیونکہ بچپن سے ہی اسے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، اور میں اس کی اس خواہش کو ہر حالت میں پورا کرنا چاہتا۔ میرا بیٹا اکثر مجھ سے اپنی دادی اور اپنے ابا کے بارے میں پوچھتا، لیکن میں اسے یہی کہہ کر ٹال دیتی کہ کچھ وقت کے لیے ہم یہاں رہیں گے، اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ میں نے بہت مرتبہ اپنے بیٹے سے پیار محبت سے پوچھنے کی کوشش کی کہ جب اس کی دادی اور اس کے ابا اسے اپنے ساتھ اس کمرے میں لے جاتے تو وہاں پر وہ کیا کرتے تھے، لیکن وہ مجھے اس بارے میں کچھ نہ بتاتا۔ یہ کہتا کہ اسے اس کے ابا نے منع کیا ہے اور وہ یہ بات مجھے نہیں بتا سکتا ہے، میں اس سے یہ بات نہ پوچھا کروں۔ میں نے بھی اس سے یہ بات پوچھنا چھوڑ دی، اور اسی طرح زندگی گزرتی گئی۔ ہم لوگوں کو اپنا گھر چھوڑے کافی سال گزر گئے۔ مجھے تو اب یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرا شوہر اور میری ساس زندہ بھی تھے یا پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ میرا بیٹا بڑا ہو گیا اور اب وہ ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہا تھا۔ بہت جلدی وہ ڈاکٹر بننے والا تھا، اور مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ میں اس کی خواہش کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے کبھی بھی مجھ سے اپنے دادی اور اپنے ابا کے بارے میں نہیں پوچھا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا، اپنے کاموں میں مصروف ہوتا جا رہا تھا، پرانی ساری باتیں وہ بھولنے لگا، اور میں یہی چاہتی تھی کہ وہ پرانی ساری باتوں کو بھول جائے، اور ویسا ہی ہو رہا تھا۔ میں خود بھی ان پرانی ساری باتوں کو بھول گئی تھی۔ زندگی بہت آگے نکل گئی تھی، اور میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا۔ میں اس کی کامیابی میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ جیسے ہی میرے بیٹے کی ڈگری مکمل ہوئی، اس کے تھوڑے دنوں بعد ہی ایک دن وہ بہت خوشی سے گھر آیا، اور اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی تھا۔ جب اس نے مجھے خوشی کی خبر سنائی، اس نے بتایا کہ ملتان شہر کا جو سب سے بڑا ہسپتال ہے اس میں اس کو نوکری مل گئی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہے۔ اس نے اپنی ڈگری اچھے نمبروں سے مکمل کی ہے، اس لیے وہاں کے بڑے ڈاکٹر نے اسے اپنے ہسپتال میں کام کے لیے بلایا ہے، اور وہاں پر اسے اچھی تنخواہ بھی ملے گی۔ اس کا مستقبل سنور جائے گا۔ میں اس خبر کو سن کر بہت خوش ہوئی، ورنہ تو ڈگری مکمل ہونے کے بعد بھی اچھی نوکری بڑی مشکلوں سے ملتی ہے، اور میرے بیٹے کو بیٹھے بٹھائے شہر کے بڑے ہسپتال میں نوکری مل گئی تھی۔ وہ مجھ سے یہی کہتا تھا کہ یہ سب کچھ میری دعاؤں کا نتیجہ ہے، جبکہ اس میں اس کی اپنی محنت بھی شامل تھی۔ میرے بیٹے نے اگلے دن سے ہی ملتان شہر کے بڑے ہسپتال میں نوکری کرنا شروع کر دی۔ میرے بیٹے کو اس ہسپتال میں نوکری کرتے ہوئے 1 مہینہ ہی گزرا تھا جب اس نے کچھ دوائیں لا کر گھر کے خالی کمرے میں رکھنا شروع کر دی۔ وہ کمرہ خالی رہتا تھا۔ جب میں نے اپنے بیٹے کے کہنے پر اس کمرے کی صاف صفائی کروا دی تو میرے بیٹے نے وہاں پر لاک لگا کر دوائیں رکھ دی، اور یہ کہنے لگا کہ گھر سے بھی لوگ یہ دوائیاں لینے کے لیے آیا کریں گے تو وہ یہاں سے بھی دوا دے دیا کرے گا۔ گھر میں سے بھی اس نے لوگوں کو میڈیسن دینا شروع کر دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بعد بہت ساری لڑکیاں دوا لینے کے لیے آنے لگی۔ ساری ہی لڑکیاں موٹی ہوتی تھی۔ جن لڑکیوں کی شادیوں میں مشکل پیش آتی صرف اور صرف ان کے موٹاپے کی وجہ سے، وہ میرے بیٹے کے پاس پتلے ہونے کی دوا لینے کے لیے آتی، اور میں یہ دیکھ کر حیران ہوتی کہ جو بھی یہ لڑکی دوا میرے بیٹے سے لے کر جاتی وہ 3 دن میں پتلی ہو جاتی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ جو لڑکیاں اتنے مہینے لگا کر جتن کرتی تھی پھر بھی اپنا وزن کم نہیں کر پاتی تھی، مگر میرے بیٹے کی دی ہوئی دوائی سے صرف 3 دن میں ان کا وزن کیسے کم ہو جاتا تھا؟ میں بہت حیران ہوتی، اور جب میں اپنے بیٹے سے پوچھتی تو وہ یہی کہتا کہ یہ دوا بہت خاص طریقے سے تیار کی جاتی ہے۔ میں چپ ہو جاتی کیونکہ مجھے اس بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ یہ بات یہاں کے پورے محلے میں پھیل گئی، اور دور دراز سے عورتیں اور لڑکیاں میرے بیٹے سے وزن کم کرنے کی دوائی لینے آنے لگی۔ کیونکہ میں خود بھی بہت موٹی تھی، اس لیے جب بھی میں اپنے بیٹے سے وہ دوائی مانگتی تو وہ مجھے ہر بار ہی دوا دینے سے انکار کر دیتا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔
मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर वो मुझे क्यों नहीं ये दवा दे रहा, जबकि वो अस्पताल जाता है तो इस कमरे को ताला लगा कर जाता था जहाँ पर वो दवा मौजूद होती, और मुझसे यही कहता कि मैं गलती से भी इस कमरे को ना खोलूं और इसकी इजाजत के बगैर वहाँ से कोई भी दवा इस्तेमाल ना करूं, वरना कुछ भी हो सकता है। मुझे इस बात का तजस्सुस था कि आखिर इस दवा में ऐसा क्या था जो वो मुझे देने से इनकार करता, जबकि बाकी औरतों को तो वो इतनी दवाएं बेचता, आए दिन ही इतनी सारी लड़कियां और औरतें हमारे घर से दवा लेके जाती, और उसके अस्पताल में भी लोगों का रश लगा रहता है। एक दिन इसी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने सोचा क्यों ना मैं भेस बदल कर उसके अस्पताल चली जाती हूँ। मैंने वैसा ही किया। मैंने अपनी सोच पर अमल किया और मैं भेस बदल कर अपने बेटे के क्लिनिक चली आई। वहाँ जाकर बैठी थी तो थोड़ी ही देर बाद एक नर्स मेरे पास आई और अजीब सी आवाज में मेरे कान में बोली कि आप भी पतले होने के लिए दवा लेने के लिए आई हैं। जब मैंने हाँ में सर हिलाया तो इस नर्स ने मुझे इशारे से बताया कि वो सामने वाले रूम में जाकर लेट जाए। कुछ ही देर में डॉक्टर आते हैं। मैं खामोशी से उसकी बात सुनकर जैसे ही फौरन वहाँ गई तो ये देखकर जान निकल गई कि वहाँ पर जो डॉक्टर पहले से मौजूद था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर था, और उसके साथ मेरी सास भी उस कमरे में मौजूद थी। उन दोनों का एक मर्तबा फिर से अपने सामने देखकर मेरा रंग उड़ गया। मैं तो ये समझी थी कि मैं इन लोगों को बहुत पीछे छोड़ आई हूँ और अब इनका मेरी जिंदगी में कोई अमल दखल नहीं होगा, लेकिन वो लोग मेरे सामने इस हुलिये में होंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं फौरन से वहाँ से निकलना चाहती। मैं जानती थी कि मेरे बोलने से, मेरी आवाज से वो मुझे पहचान लेंगे और फिर इसके बाद जो कुछ मैं उनके साथ करके आई थी वो मुझसे उसका हिसाब मांगेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि मैं खामोशी से यहाँ से निकल जाती। जैसे ही मैंने उस कमरे से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए तो पीछे से मेरी सास ने आवाज देकर रोक लिया, ये कह कर के अब इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। मैं यहाँ आ गई हूँ तो अब मुझे वो दवाई लेनी ही होगी जिस मकसद के लिए यहाँ आई थी। उसकी आवाज सुनकर तो मैं वहीं पर मेरे कदम जम गए। जब वो मेरे पास आई और उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो उनके चेहरे पर कोई भी हैरत नहीं थी, ऐसे जैसे उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि मैं यहाँ पर आऊंगी, या फिर उन्होंने मुझे पहचाना नहीं था। मुझे कुछ समझ न आई। थोड़ी ही देर बाद मेरा बेटा भी उसी कमरे में आ गया। वो मुझे यहाँ देखकर काफी घबरा गया और उसने मुझसे यही कहा कि मुझे इस जगह उसकी इजाजत के बगैर नहीं आना चाहिए था। जो कुछ भी था सब लोगों को पता चल ही चुका था, इसीलिए अच्छा था कि ये कहानी सबके सामने खुल जाती। मैंने अपनी सास और शौहर के सामने पूछा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं इस बात की हकीकत जानना चाहती हूँ। वो राज जो उन्होंने इतने सालों से मुझसे छुपाया है, आखिर इसके पीछे कौन सी वजह है। जब उन्होंने मुझसे घर छोड़ने की वजह पूछी तो मैंने यही बताया कि मुझे उनकी हरकतें कुछ मशकूक लगी थी। वो तीनों इस कमरे में जाकर क्या करते थे उन्होंने कभी भी मुझे ये राज नहीं बताया, और इसीलिए मैं अपने बेटे को वहाँ से लेकर निकल आई थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे बेटे को किसी ऐसे काम में लगा दे जो कि ठीक ना हो, लेकिन यहाँ पर उन दोनों को अपने बेटे के साथ देखकर तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। जब मेरे बेटे ने मुझे बताया कि वो तो पिछले काफी सालों से अपने बाप से और अपनी दादी से मिल रहा है, मैं उसकी बातें सुनकर और भी हैरान हो गई। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि जब मैं उस घर से यहाँ शहर मुल्तान में आई थी और शुरू में वो मुझसे अपने बाप के बारे और अपनी दादी के बारे में पूछता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझसे इनके बारे में पूछना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके अब्बा और उसकी दादी इसी शहर में आ गए थे और उन्होंने मेरे बेटे को तलाश कर लिया था। जब मेरा बेटा स्कूल जाता तो वो वहीं पर आकर उससे मिल लेते और कभी कभार स्कूल से छुट्टी करवा कर उसे अपने साथ ले जाते थे। वो उनसे बचपन से ही मिलजुल रहा था, इसीलिए उसके बाद उसने मुझसे उनके बारे में पूछना छोड़ दिया। जब मैंने उनसे उस कमरे का राज पूछा जो हमारे घर में था और मेरी सास मेरे बेटे को अपने साथ ले जाती थी और वो झोंपड़ी में बैठकर क्या करते थे, आज मैं सारी हकीकत जानना चाहती थी। तो उन लोगों ने एक एक करके मुझे सारे सच बताना शुरू कर दिए। मेरी सास ने मुझे बताया कि जैसे मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ भी नहीं, वो लोग कुछ गलत नहीं करते। मेरा शौहर एक बहुत ही पढ़ा लिखा और काबिल इंसान था। वो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन वक्त उनके हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसीलिए वो बन नहीं पाया। लेकिन वो ऐसी किताबें पढ़ता था जिसमें बहुत सारी मालूमात होती और इन्हीं किताबों को पढ़ कर उसे बहुत तजर्बा भी हो गया। जब वो मुल्क से बाहर कमाने के लिए गया तो वहाँ पर उसने कुछ ऐसी जड़ी बूटियां तलाश करके एक ऐसी दवा बना ली जो दवा को जो भी खाता 3 दिन में उसका वजन कम हो जाता। जब उस मुल्क के बड़े बड़े डॉक्टरों ने उससे ये राज जानने की कोशिश की और मेरे शौहर ने उन्हें ये राज ना बताया तो उन लोगों ने उसे जेल में डाल दिया। बड़ी मुश्किलों से वहाँ से वो अपनी जान छुड़वा कर छुपा कर मुल्क वापस आया, जबकि यहाँ पर भी वो लोग उसे तलाश कर रहे थे। इसीलिए वो घर वापस नहीं आया और भेस बदलकर उस झोंपड़ी में जिंदगी गुजार रहा था, क्योंकि उसने ये तरीका बहुत मेहनत से सीखा था
और वो चाहता था कि इसका फायदा भी उसके मुल्क के लोगों को हो। अगर वो ये राज दूसरे मुल्क वालों को बता देता तो वो ये दवा बनाकर महंगी करके हमारे मुल्क में बेचते और ज्यादा मुनाफा कमाते, और ये राज जानने के बाद भी उन लोगों ने उसे मार ही देना था। इसलिए बेहतर था कि वो कुछ भी करके अपने मुल्क वापस आ जाता, ताकि अपने इस नई इजाद से जो भी फायदा होता उसके अपने मुल्क वालों को, अपने लोगों को होता। इसलिए वो छुपकर इस झोंपड़ी में रहता था ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। मेरी सास को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो इस जगह जाती और अपने बेटे से वो दवा बनाना सीख। वो अपनी माँ को ये सिखाना चाहता था, इसलिए कि अगर वो पकड़ा भी गया या फिर उसे मार दिया गया तो ये हुनर उसके बाद किसी और के पास हो। लेकिन क्योंकि उसकी माँ को अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं था, इसीलिए वो मेरे 11 साल के बेटे को अपने साथ ले जाती ताकि वो ये सब कुछ उसको सिखा सके और वो मुस्तकबिल में लोगों की मदद कर सके। मुझे वो लोग ये सब कुछ इसलिए नहीं बताना चाहते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये राज ज्यादा लोगों को पता चले, क्योंकि जो बात जितने लोगों को पता होती है इतनी ही जल्दी वो हर जगह फैल जाती है। इसीलिए ये राज इन तीनों के बीच में ही था और वो मेरे बेटे को यही सब कुछ सिखाते थे। लेकिन मैं उसको गलत समझती थी, इसलिए उसे वहाँ से लेकर भाग आई। मगर उन लोगों ने इसे तलाश कर लिया था और उसे वो सब कुछ सिखा दिया था। आखिरकार वक्त गुजरने के साथ सब कुछ ठीक हो गया। मेरे शौहर के ऊपर जो दूसरे मुल्क वालों ने झूठे इल्जाम लगाए थे वो झूठे साबित हो गए और यहाँ पर उनकी बनाई हुई दवा से बहुत से लोगों को फायदा होता था। मेरे शौहर की इसी मेहनत के सिले के तौर पर एक बड़ा हॉस्पिटल उसे सौंप दिया गया ताकि वो हॉस्पिटल को संभाले, जो इस शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। और मेरे बेटे को भी उसने यहीं पर अपने पास काम पर रख लिया और मुझसे मिलने के लिए दोबारा इसलिए नहीं आए क्योंकि वो जानते थे कि मैं उनकी किसी बात पर भरोसा नहीं करूँगी। और मेरा बेटा मुझे वो दवा इसलिए नहीं देता क्योंकि मुझे शुगर की बीमारी थी और ये दवा ऐसे लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक थी, इसीलिए वो मुझे दवा देने से इनकार कर देता। मुझे सारी हकीकत समझ आ गई, लेकिन बहुत देर से। जो भी था सब कुछ मुझे पता चल चुका था और मेरे दिल में जितनी भी बदगुमानियां थी सब खत्म हो गई। न सिर्फ ये बड़ा हॉस्पिटल बल्कि एक बहुत बड़ा घर भी मेरे शौहर को मिला था और अब हम लोगों ने उसी घर में जाकर रहना शुरू कर दिया। हम लोग दोबारा से हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। मुझे अपनी जिंदगी से ये बात समझ आई थी कि किसी के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले उसकी पूरी हकीकत जान लेना बहुत जरूरी होता है, वरना हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले कर बैठे हैं जो कि हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं।